Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay, let's begin with this word. So, as you all of know that I have written a word on this board, language. Okay? It is language, not language. So it has two syllables, lag and which. The word itself has been taken from a Latin word lingua, that literally means tongue, zuban. And in every religion, we are being told that it is the Almighty God who has taught human beings this distinctive feature, that is language. And my dear students, can anybody among you tell me what is the basic purpose of language? What is the purpose? What is the function of language? क्यों हम लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं? किसके लिए हम लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं? फॉर व्हाट? किस पर्पस के लिए हमें जो लैंग्वेज है, किस पर्पस के लिए हमें मतलब यस एनीबॉडी? स्पीकिंग. So simply you can say communication. The basic function or the basic purpose of language is communication. Huh? Okay, beta. So you communicate with your parents, you communicate with one another, you communicate with your relatives, or sometimes you communicate with your friends or relatives via letters, text messages, all that stuff. Technically and basically, we divide communication into two categories: verbal communication and non-verbal communication. Verbal communication is any communication where we need language. ठीक है? तो बेटा लैंग्वेज कोई भी हो, एवरी लैंग्वेज इज ब्यूटीफुल, एवरी लैंग्वेज. और लैंग्वेज एक ऐसा फीचर है ह्यूमन बीइंग्स में जो एक इंसान को बाकी तमाम मखलूकात से, बाकी तमाम जितने भी क्रीचर्स है, लिविंग क्रीचर्स है, उनसे अलग कर देती है. दैट इज लैंग्वेज. सो कम्युनिकेशन में हम क्या करते हैं? यू कम्युनिकेट योर आइडियाज, यू कम्युनिकेट योर इमोशंस, you communicate your needs, you communicate your wants. It depends क्या आप किसके साथ कब क्या communicate कर रहे हैं. ठीक है? If you are feeling hungry, अगर आपको भूख लग रही है, आप माँ से खाना मांग रहे हो, तो this is communication. ठीक है? आपको फी सबमिट करनी है स्कूल में या कहीं पर भी, तो आप पापा से मांग रहे हो, तो this is communication. कभी खुदा न खास्ता आप बीमार पड़ते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो दैट इज कम्युनिकेशन. हालांकि कम्युनिकेशन को लेकर मैंने जो आपको कहा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ जनरली बेसिकली कैटेगरीज: वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. और वर्बल कम्युनिकेशन हर वो कोई कम्युनिकेशन है जिसमें हमें एक लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है. ठीक है? चाहे वो कोई भी जुबान हो. तो अब चूंकि जो ये क्लास है, हम बेसिकली बात करने जा रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में. ठीक है बेटा? तो एक लैंग्वेज को बेसिकली इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज, देन वी हैव टू अंडरस्टैंड सम फीचर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, द बेसिक जिनको आप कहेंगे बेसिक फीचर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. और अगर आप कामयाब होते हैं या आपको अच्छे तरीके से वो फीचर्स समझ में आते हैं, तब जाके आपको तब जाके आगे आपको ये जरूर एहसास होगा, ये जरूर महसूस होगा कि आपने कि इस पर्टिकुलर लैंग्वेज पे अच्छा खासा होल्ड ग्रास्प किया है. फॉर एग्जांपल, किसी भी लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए, किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए, किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए, वी मस्ट लर्न सम बेसिक स्किल्स दैट आर speaking, okay,
writing, reading and listening. Okay beta, so these basic skills we must learn, either you are reading in 10th or 11th or 12th or any other stage, or you learn some any other language, foreign language, you have to understand or you have to master these skills to develop that particular language. इन 4 स्किल्स में 2 स्किल्स का एग्जाम में आपको टेस्ट होता है, दैट इज राइटिंग एंड रीडिंग. रीडिंग कंप्रीहेंशन का टेस्ट होता है आपको जब आप क्वेश्चन पेपर पढ़ते हैं, क्या आपने क्वेश्चन पेपर से क्या अंडरस्टैंड किया है, और जब आप फिर लिखते हो क्या आपने लिखा क्या है और आप किस हद तक सही लिख रहे हो, उसका टेस्ट होता है. ठीक है, इन दोनों का स्पीकिंग और लिसनिंग का बेसिकली टेस्ट कब होता है, जब आपका इंटरव्यू होता है. व्हेन यू फेस एनी इंटरव्यू, और कहीं पर भी किसी भी कंपनी में या किसी भी डिपार्टमेंट कोई भी अगर सिलेक्शन होगा तो वहां पर आपका ये स्किल देखी जाती है, आपका स्पीच कैसा है या आपकी लिसनिंग स्किल कैसी है. तो इसको समझाने के लिए मैंने पिछली दफा इन बच्चों को भी एक एग्जाम्पल दिया था कि स्पीकिंग में, खुसूसन अगर हम बात करेंगे स्पीकिंग में, इंग्लिश लैंग्वेज की स्पीकिंग डेवलप करने के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. जो मैंने आपको कहा था, किसी भी लैंग्वेज को कंप्रीहेंड करने के लिए, किसी भी लैंग्वेज को मास्टर करने के लिए वी नीड सम पर्टिकुलर फीचर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज. तो इंग्लिश लैंग्वेज के सिलसिले में वी आर डीलिंग विद द फर्स्ट फीचर, दैट इज फोनोलॉजी. दैट इज फोनोलॉजी. एंड व्हाट इज फोनोलॉजी? फोनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ साउंड्स, द स्टडी ऑफ, और यू कैन से द स्टडी ऑफ फोनीम्स, द स्टडी ऑफ phonemes. I will make it easy for you people. There are 44 sounds in English language. Basically, because at this level you must be aware of these sounds, these phonemes. इनको हम simply phonemes भी कहते हैं, ठीक है? And from 44 sounds we have 24 consonants and we have 20 vowels. Now, how much important these sounds are in a particular word? I will give an example. I will write a simple word. There are 4 letters in this word, C-H-I-C. Can anybody pronounce this word? What I have written on the board? कोई भी स्टूडेंट क्या मुझे बताएगा कि इसको कैसे प्रोनाउंस करना है? How to pronounce this word? Kick. Okay, anybody else? Anybody else? अच्छा चलो, कोई सीख पढ़ सकता है, कोई शिक पढ़ सकता है, कोई किक पढ़ सकता है, कोई कुछ पढ़ सकता है. अब कौन सही है या कौन गलत है, ये कैसे पता चलेगा? ये आपको इससे पता चलेगा. जब आप इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन देखते हैं तो इट इज रिटन लाइक दिस. Sir, yes sir. sometimes we use gestures. yes Gestures किसमें आएगा? लैंग्वेज में या कम्युनिकेशन में? वो कम्युनिकेशन में है, दैट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. जेस्चर जो आता है, जो फिजिकल जेस्चर्स होते हैं, आइदर यू आर इमोशनली सैड, इमोशनली हैप्पी और व्हाटएवर, द फिजिकल जेस्चर, दैट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. There you do not need language, you need just signs or whatever, that is non-verbal communication. So phonetic transcription mein this word is transcripted like this. There are 3 sounds in this word, sh, e and k. Now what is this? Sheik. It is sheik. और आपको पता है what does sheik mean? क्या मीनिंग है इस वर्ड का? इट मीन्स समथिंग फैशनेबल, समथिंग स्टाइलिश. ठीक है, अ पर्सन हु फॉलोज फैशन,
or a person who follows modern styles, modern fashion, all that stuff, you can call him or her chic. Okay, so अब मुझे ये कैसे पता है या आपको कैसे पता चलेगा? You have to go through all the 44 sounds. ठीक है? For example, आपका जो टेक्स्ट होता है 9th और 10th में, even maybe 11th 12th, I am not sure 11th 12th में, लेकिन 9th और 10th में I am quite sure, damn sure कि वहां पर इंट्रोडक्टरी जो पेजेस है वहां पे ये सिंबल्स बने हैं ऐसे, मतलब फॉर एग्जांपल देयर इज साउंड लाइक दिस, फॉर एग्जांपल देयर इज साउंड लाइक दिस, फॉर एग्जांपल देयर इज साउंड लाइक दिस, देयर इट इज पॉसिबल, ये मुमकिन है बेटा कि एक साउंड और एक लेटर का जो फिजिकल जो स्ट्रक्चर है वो सेम हो सकता है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन में ऑल टुगेदर वो डिफरेंट हो सकते हैं. ठीक है, समटाइम्स they can be मतलब similar but generally they are different. For example, can you tell me what is this? Okay, I will write. What I have written on the board? THUG. Okay. थग है या थग है? क्यों थग है, ठग क्यों नहीं है? First of all, my dear student, you have to remember there is no th sound in English language. There is no th. जो आप उर्दू में टेह और दुचे शिम से वो पढ़ते हैं ना, there is no th. It is thug. ठीक है, और इसको phonetic transcription में ऐसे लिखते हैं. There are 3 sounds. Thug. ठीक है. Now let's give me another example. Yes. ये सबको पता होगा obviously. What is this? King. ठीक है. Now we can write in phonetics like this, king. ठीक है, king. There are just 3 sounds. अब कोई word कैसे pronounce करना है, it does not depend कि इसमें कितने letters है, rather it depends कि इसमें कितनी साउंड्स है और कौन सी साउंड्स है. ठीक है बेटा, यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर कि किसी भी पर्टिकुलर वर्ड, इंग्लिश वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करना है, इट डिपेंड्स. अगर आपने कोई डिक्शनरी सबके पास है, डू यू हैव डिक्शनरी? यस सर. रिमेंबर माय स्टूडेंट्स, ऑलवेज जब भी आप इन लर्निंग इंग्लिश, हमेशा ऐसी डिक्शनरी रखनी चाहिए जिस डिक्शनरी में इंग्लिश टू इंग्लिश मतलब ट्रांसलेशन हो या डेफिनेशन हो. फॉर एग्जांपल कैम्ब्रिज एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी, उस हर वर्ड के साइड में ये फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन दिया गया होता है. वो इसीलिए दिया गया होता है ताकि आप बच्चे इसको प्रोनाउंस कर पाए. फॉर एग्जांपल लाइक दिस वर्ड, व्हाट इज दिस? यू ऑल प्रोनाउंस इट एज थॉमस, है ना? But actually in most of the English speaking countries it is pronounced as Thomas. ठीक है, there is no the but there is the, but some they can speak as Thomas. It is good, it is generally acceptable, but generally they, most of them, they pronounce it as Thomas. Now हम ये कैसे पता लगाएंगे? क्योंकि आपने हर वर्ड के साइड में जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन दिया गया है उसको समझना होता है, और उसको समझने के लिए आपने you have to study all these 44 sounds, जिनमें 24 are consonants and 20 are vowels. So this is the first basic feature of English language, that is phonology, the study of these sounds, how these vowels and how these consonants function in a word, how they are structured in a word. यानी एक लफ्ज में ये कैसे स्ट्रक्चर हुए होते हैं इन साउंड्स को, तो एक पर्टिकुलर वर्ड को ये कैसे प्रोनाउंसिएशन देते हैं. फर्स्ट. सेकंड इज दैट इज जो मैंने पिछली दफा कहा होगा, जो आपको भी पता होगा, दैट इज, कोई मुझे बताएगा क्या था वो? एंड सेकंड फीचर ऑफ अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज, जिन्होंने पिछली क्लास अटेंड की थी, कोई भी, एनी ऑफ यू? शाबाश बेटा. सिंटैक्स, वेरी गुड. ओके, सिंटैक्स. तो सिंटैक्टिकल फीचर ऑफ लैंग्वेज क्या होता है फॉर पर्टिकुलर इन पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज? जब अगर आपका कोई सेंटेंस दिया जाएगा या कोई पैराग्राफ दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द सिंटैक्स ऑफ दिस सेंटेंस,
सिंटैक्स इज सिंपली, अगर आपको समझाने के लिए, आपको आसान करने के लिए मैं बता दूं, सिंटैक्स इज द ग्रामर ऑफ सेंटेंस, इट इज द ग्रामर ऑफ लैंग्वेज, इट गिव्स अस द ग्रामर ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, फॉर एग्जांपल हाउ टू गिव अ पर्टिकुलर सीक्वेंस to the words in a particular sentence, that is given by syntax। एक सेंटेंस में, एक जुमले में आपने किस लफ्ज को किसके बाद लाना है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स आई विल गिव एन एग्जाम्पल, माई पेन दिस इज। ठीक है, तो बेटा माय डियर स्टूडेंट्स, क्या आप बता सकते हो कि ग्रामेटिकली इसका जो सीक्वेंस है वो करेक्ट है? नो, दिस इज a jumbled sentence, this is a jumbled sentence, it is not an appropriate sentence। ठीक है, अगर आपने इसको appropriate बनाना है तो आप इसको बनाएंगे ऐसे, this is my pen। ठीक है, सो ये हमें क्या बताता है, ये मतलब ये फीचर लैंग्वेज का हमें कौन देता है, जो मतलब जो फीचर हमें ये बताता है कि कौन सा वर्ड किस वर्ड के पहले या बाद में लाना है, that gives us by syntax of the language। Now we will move on the third feature, that is semantics। ठीक है बेटा, semantics। ठीक, now आप मुझे बताएंगे, you will tell me what do you understand by semantics। जो पिछले जिन्होंने क्लास अटेंड की थी वो मुझे बता देंगे, what do you understand by semantics। My dear students, semantics gives us the relation between the word and its meaning। The relation between the word and its meaning, यानी कि एक word और इसके meaning में क्या relation होता है और how it functions in a particular society, particular community or particular region, that is given by semantics। Semantic features of language, simply semantics is the relation, the study of the relation between the word and its meaning। अब इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। तो बेटा ये जरूरी नहीं है कि हम जिस वर्ड का जो माना समझते हैं उसी वर्ड का वही माना किसी दूसरी जगह का रहने वाला शख्स ले, ये जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैंने पिछली दफा, वी लिव इन कश्मीर, वी बिलोंग टू कश्मीर, वी आर कश्मीरीज, तो जो हम साउथ के रहने वाले हैं, अगर हम ऐसे बोले कि एमिस कड़ो गोड़, दैट मीन्स you are telling that I am going to break his ankles। ठीक है, गोड़ फटरा हुई या गोड़ काढ़ी। लेकिन if the same sentence is spoken in North Kashmir, तो for them it stands for washing feet। मतलब अगर तुम गोड़ काढ़नस का खोर छालनस। So how this functions, how this relates, the word and its meaning, and how it differs from this region to that region, this is given by semantics। ठीक है, semantics simply say, for example, there are many a single word can have many meanings, it depends on the context in which it is being used in a sentence। For example, let's give you an example, I have written a simple word on the board, draft, है ना? So all of you might be aware about this word draft। What is draft? Yes? Making something like Making something, okay। Anybody else? Yes, it is। देखो बेटा, जब आप कोई मकान बनाते हैं, जब कोई बिल्डिंग बनाते हैं, जब कोई चीज बनाते हो, आप पहले उसका स्केच बनाते हैं। तो जो स्केच आप बनाते हैं ना, यू ड्राफ्ट द स्केच फॉर द बिल्डिंग। ठीक है, इसी तरह अगर आप एक लेटर लिखते हैं, जैसे ही मतलब फिर हम देखते हैं कि आप पहले ऐसे रफली लिखो, जो फर्स्ट ड्राफ्ट आप बनाते हो उसको भी ड्राफ्टिंग कहते हैं। ठीक है, लेकिन ड्राफ्ट का मतलब ये भी होता है, अगर आप गाड़ी में चल रहे हैं, देयर इज सम आउट देयर एंड आप जो अपना विंडो पेन है, यानी कि आप जो ग्लास है गाड़ी का, आप उसको डाउन करते हैं तो वो ठंडी हवा का झोंका आता है, दैट इज ऑल्सो ड्राफ्ट, दैट इज ऑल्सो। और ड्राफ्ट ये भी है, अगर आप पानी पीते हैं, आप गिलास से किसी छोटे से मतलब
कप, छोटा सा कप होगा, उसमें अगर आप पानी भर देंगे और एक ही दम में पिएंगे, दैट इज आल्सो ड्रॉप. सेम स्पेल, सेम प्रोनाउंसिएशन, सेम वर्ड, but it functions differently in different situations. And how this happens, this is given by semantics. And now another feature, that is most important feature of the language, or of any language, but in particular to English language, we have morphology. ठीक है बेटा? And this is what we are going to discuss. Morphology. ठीक है? What is morphology? Morphology is the study of the structure and the form of a word. How a word is being structured. How a word is being formed. एक word कैसे वजूद में आता है, या एक word कैसे बना है, चाहे वो कोई भी word हो. यानी English words, we are talking in the perspective of English language. तो English language में कोई word कैसे बना है, कोई word कैसे वजूद में आता है, उसको जानने के लिए, उसको समझने के लिए, we need this feature of language, that is morphology. So morphology is the study of structure and form of a word. ठीक है बेटा? अब इसी को हम आगे एक्सप्लेन करेंगे. Now morphology को लेकर first and foremost जो हमने देखना है, ठंड इतनी है कि ये साफ भी नहीं होता. माइनस okay beta. So now we will discuss morphology, and this will be our basic topic. If we go towards the hierarchy of English language, अगर हम hierarchy देखेंगे English language की, the smallest grammatical unit of English language is morpheme. Then we have a word, morpheme से बड़ा word होता है. Then we have a phrase. Then we have a clause, and then fifth we have a sentence. Good. So the smallest, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा, या अगर आपसे कोई पूछेगा कि what is the smallest grammatical unit in English language, your answer must be morpheme. ठीक है? अब इसको समझने के लिए I will give an example. For example, in science, हम देखते हैं कि what is the fundamental unit of life? Cell. When different cells join together, they form tissues. When different tissues join together, they form organs. And when different organs join together, they form and when different organ systems join together, they form organism. Okay? Similarly, the basic and fundamental unit of life is cell. And similarly, the basic and fundamental unit of in English language, that is morpheme. ठीक है? क्योंकि सबसे small, the most tiniest fundamental unit of English language is morpheme. अब ये morpheme है क्या? ये हमने देखना है. ठीक है बेटा? Now let's इसको समझने के लिए we have generally two types of morphemes. We have stems and we have affixes or affixes. ठीक है? Now इसको समझने के लिए I will give a simple example. Say I will write doubt. Then I will write doubted. Then I will write doubtedly. Then undoubtedly. ठीक है बेटा?
So the original, the basic word, the root word, the original word in English language is doubt. And the rest of the words, doubted, doubtedly, undoubtedly, doubting, these are somehow related to this. Somehow they have been originated from here. ठीक है? अब यही समझना है हमको कि एक वर्ड से दूसरा वर्ड कैसे बनता है और इसकी क्या अहमियत होती है, ये हमें समझना है. मैंने पहले आपको कहा कि सबसे स्मॉलेस्ट जो इंग्लिश में ग्रामेटिकल जो यूनिट है, दैट इज इन इंग्लिश नेम, दैट इज मॉर्फीम. एंड वी हैव टू टाइप्स ऑफ मॉर्फीम्स, वी हैव स्टेम एंड एफिक्सेस. और आप किसी भी वर्ड को अगर आप जानते हैं, अगर मॉर्फोलॉजी आपको थोड़ा सा भी पता है, तो आप किसी भी वर्ड को ब्रेक कर सकते हैं. अगर आपको पता होगा कि वर्ड सिस्टम कैसा है, मतलब इसका स्ट्रक्चर कैसा, आप उसको ब्रेक कर सकते हैं विद स्मॉल डैशेस. ठीक है. नाउ अब ये इस गलतफहमी का शिकार ना होना मेरा बच्चा कि ये डू और यूबीटी से बना है. आप डाउट को भी तोड़ देंगे ऐसे, डी और यूबीटी. नो, इट इज नॉट लाइक दैट. इट डज नॉट वर्क लाइक दैट बिकॉज डाउट इज एन ओरिजिनल वर्ड, इज कंप्लीट वर्ड. अब जो बाकी वर्ड है वो इससे बने हैं, कैसे बने वो देखना है. अब मेरा क्वेश्चन बेटा आपसे ये है, आप सबसे, अगर मैं इस डाउटेड से डाउट को बाहर निकालूं, इस डाउटेडली से भी डाउट को बाहर निकालूं, इस अनडाउटेडली से भी डाउट को बाहर निकालूं, इफ आई टेक इट असाइड, विल इट रिटेन इट्स मीनिंग? क्या इसका मीनिंग बरकरार रहेगा? रहेगा. अगर मैं सिर्फ डाउट अनडाउटेडली से बाहर निकालूंगा डाउट, will this word doubt has any meaning? Yes. Will it have? Yes. Yes, of course it does have meaning. Doubt. आप undoubtedly से doubt निकालो तब भी इसका मीनिंग है. आप doubtedly से doubt बाहर निकालो तब भी इसका मीनिंग है. आप doubted से doubt निकालो तब भी इसका मीनिंग है. आप सिर्फ doubt लिखो तब भी इसका मीनिंग है. तो my dear students, remember, a morpheme, when it's detached from the word and it still possesses its meaning, retains its meaning, it is known as stem. Stem को simply हम root word भी कहते हैं. Stem को हम simply क्या कहते हैं? root word भी. अब इसी को मैं उर्दू में बताऊंगा कि stem वो morpheme होता है जो हम अगर किसी word से भी बाहर निकालेंगे फिर भी वो अपना माना बरकरार रखता है, वो अपना माना खो नहीं बैठता है, यानी उसका जो मीनिंग है दैट रिमेन्स देयर. ठीक है. अब इसी को अगर आप दूसरे एंगल से देखेंगे, अगर मैं डाउटेड में से ईडी बाहर निकालूं, डज इट हैव एनी मीनिंग? क्या इसका कोई मीनिंग रहेगा? अच्छा, अगर मैं एलवाई बाहर निकालूंगा, क्या इसका कोई मीनिंग रहेगा? अगर मैं यूएन बाहर निकालूंगा, क्या इसका कोई मीनिंग रहेगा? दे विल लूज देयर मीनिंग. इनका मीनिंग तभी है जब ये किससे जुड़े हैं? स्टेम से जुड़े हैं. ठीक है. जब ये स्टेम से जुड़े हुए हैं तब इनका मीनिंग रहेगा, अदरवाइज दे लूज देयर क्रेडिबिलिटी. नाउ ये ईडी, ये एलवाई, ये यूएन, all the morphemes that lose their meaning when they are detached from the stem, they are known as affixes. Simply they are known as affixes. You can say, आप कह सकते हो stems भी morpheme है, affix भी morpheme है, लेकिन stem वो morpheme है जो अपना माना कभी खोता नहीं है, ये अपना माना बरकरार रखता है अगर आप किसी भी वर्ड स्ट्रक्चर से इसको अलग करेंगे. लेकिन एफिक्स वो मॉर्फीम होता है, वो वाला हिस्सा होता है, अगर आप उसको वर्ड से डिटैच कर लेंगे, इट लूजेस इट्स मीनिंग, इट लूजेस इट्स क्रेडिबिलिटी. ठीक है. और यू कैन से ये फिर ऑथेंटिक नहीं रहता है अगर आप किसी वर्ड से आप बाहर निकालेंगे. नाउ वी हैव टू टाइप्स ऑफ एफिक्सेस. वी हैव two types of affixes. We have prefixes and we have two types of affixes. We have prefixes and we have suffixes. We have prefixes and suffixes. Remember, my dear students, this is not suffix, it is suffix. ठीक है. So now I hope
मुझे उम्मीद है कि आज आपको ये पता चला होगा कि व्हाट इज द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन प्रीफिक्स एंड सफिक्स, कि असल में ये होता क्या है जो आप ग्रामर बुक्स में पढ़ते आ रहे हैं अभी तक, प्रीफिक्स सफिक्स, ये एक्चुअली में है क्या, ये एक्चुअली में क्या है। इफ अ morpheme comes before a stem, comes before a root word, it is generally known as prefix. It is generally known as, and if it follows root word or stem, it is known as suffix. It is known as, यानी for example doubted में जो ed है, it is suffix. ed ly ये भी suffix. There are two suffixes. ed ly there are two suffixes and one prefix. Because जो हमारा main root word है वो doubt है ना, तो any affix that follows the root word, that is known as suffix, and any affix that comes much prior to the actual word, the actual root word, the stem, that is known as prefix. वो वाला affix या वो वाला जिसको आप कहेंगे मॉर्फीम, क्योंकि ये सारे मॉर्फीम ही है, ये मॉर्फीम की ही टाइप्स है, ठीक है, वो वाला मॉर्फीम जो स्टेम से पहले आता है उसको आप प्रीफिक्स कहेंगे, और जो स्टेम को फॉलो करे उसको आप सफिक्स कहेंगे। लेकिन अब यहां पर एक बात है जो आपने जरूर सीखनी है, वो ये है, we have two types of suffixes, we have two types of suffixes, and what are those? We have inflections and we have डेरिवेशनल, या अगर आप इसको ऐसे बताएंगे, इन्फ्लेक्शनल एंड डेरिवेशनल। वी हैव इन्फ्लेक्शनल सफिक्स एंड वी हैव डेरिवेशनल सफिक्स। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन इन्फ्लेक्शनल सफिक्स और डेरिवेशनल सफिक्स? जो इन्फ्लेक्शनल सफिक्स होती है उनको सिंपली बेटा कहते हैं इन्फ्लेक्शंस, inflections, simply इनको ये कहते हैं। There are certain grammar books where you can see this topic, inflections. Inflections, my dear students, ये वो suffix है जिससे एक word का सिर्फ या तो नंबर चेंज होगा या जेंडर चेंज होगा या टेंस चेंज होगा। Inflection, my dear students, it is that suffix which changes or which can change either a number or a gender or a tense of a word. It does not form a new word. ये एक नया word वजूद में नहीं लाता, लेकिन जो already existing word है उसका या तो ये तादाद चेंज करेगा यानी नंबर, या तो जेंडर या तो जिन्स चेंज करेगा, या तो टेंस यानी कि जमाना चेंज करेगा। एंड ये इन तीनों की मैं एग्जांपल दूंगा और आई होप कि आपको वो समझ आएगी। अगर कहीं पर भी कंफ्यूजन रहा, you can ask me. Okay, now first number, like boy boys, girl girls, ठीक है। boy has just one morpheme, it has just one morpheme, it is an actual word। boys, it has two morphemes, boy and s, and this s is inflectional, this is inflection। इसी तरह गर्ल्स में जो s ऐड हुआ, दिस इज एन inflection। अब इस inflection के ऐड होने से क्या हुआ, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वर्ड था इसका नंबर चेंज हुआ, यानी कि ये इट हैज ट्रांसफॉर्म, इट हैज चेंज फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल, यानी कि ये वाहिद से जमा बन गया। लेकिन वर्ड ये भी नाउन है और ये भी नाउन ही है, ये भी नाउन है और ये भी नाउन ही है, ठीक है। अब फर्क सिर्फ इतना है, ये एक लड़के को कहेंगे, ये बहुत सारे लड़के, ये एक लड़की है, बहुत सारी लड़कियां है। रादर द वर्ड रिमेन्स देयर, वर्ड वही है, ठीक है। ये तो नंबर चेंज हो गया। दूसरा चेंज इसका होता है जेंडर से, जस्ट लाइक मेन एंड विमेन, मैंने आपको कहा था बेटा, ठीक है। मैन भी बना है कैसे, मैन से मैन बनता है तो ई आप डालते हैं तो दैट्स नॉट एक्चुअल चेंज, बट मैन से अगर वुमन हम बता दे तो वुमन
is just a gender change. मतलब फॉर एग्जाम्पल मेन अगर आप आदमियों को कहेंगे तो विमेन आप औरतों को कहते हैं, खवातीन को कहते हैं. ये WO डालने से कोई नया वर्ड तो वजूद में नहीं आया, बल्कि जो वर्ड ऑलरेडी एग्जिस्टिंग था इसका सिर्फ जेंडर चेंज हुआ. ठीक है, यानी कि अब कब कहते हो आप कि यू हैव अ न्यू वर्ड, जब उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बदलेगा. यानी इन इंग्लिश आप कब कहते हो यू हैव अ न्यू वर्ड, जब आपको नाउन से वर्ब मिलेगा या वर्ब से एडजेक्टिव मिलेगा या कहीं से भी कोई, यानी कि जब उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच में, जब उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच में चेंज होगा, उस पार्ट्स ऑफ स्पीच में उसकी आइडेंटिटी चेंज होगी, तब आप कहेंगे न्यू वर्ड मिला आपको. या इसी तरह फॉर एग्जांपल नाउ टेंस की बात करें, गो एंड गोज, गो एंड गोज. अब देखो बेटा, प्रेजेंट सिंपल में वी यूज विद थर्ड पर्सन प्लूरल गो. फॉर एग्जांपल दे गो, वो जाते हैं. ठीक है, या दे गो टू स्कूल, वो स्कूल जाते हैं. कंप्लीट सेंटेंस. दिस इज प्रेजेंट सिंपल. नाउ वी गो टू स्कूल, ठीक है, और आई गो टू स्कूल. क्योंकि ऑल ऑफ यू नो दैट जो प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है इसमें सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होती है. नाउ लेकिन क्या होता है तब जब आपका थर्ड पर्सन जो होता है लेकिन वो सिंगुलर होता है. फॉर एग्जाम्पल ही, शी, इट, या किसी चीज का, किसी शख्स का नाम, तो यू से गोज. ठीक है, तो ये जो गोज है, आप ये कैसे वजूद में है, ES डालने से. ES यहां पर सफिक्स है बट इट इज इन्फ्लेक्शन, इट इज, बल्कि इससे एक नया वर्ड, गोज नया वर्ड नहीं है, ये गो ही है, लेकिन फर्क इतना है, इसमें ग्रामर फर्क इतना है. तो प्रेजेंट सिंपल में जब आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है तो आपने वर्ब के साथ या तो S ऐड करना होता है या ES ऐड करना होता है. जनरली इट इज ए जनरल रूल जो आप सबको पता है. ठीक है, और हालांकि हकीकत में गो और गोज में कोई फर्क नहीं है. या गो से आप वेंट बनाते हैं, दैट इज, जो गो से आप वेंट बनाते हैं वो भी एक नया वर्ड नहीं है, बल्कि उसका टेंस चेंज होता है. ठीक है, या गॉन, गो वेंट गॉन, गॉन भी एक नया वर्ड नहीं है, बल्कि दैट इज जस्ट अ टेंस चेंज. तो ये हो गया. अब बात करेंगे हम डेरिवेशनल सफिक्स की. उसके लिए मैं एग्जांपल दूंगा सिंपल. I will try to be more precise and more simple. Derivational suffix बेटा वो suffix होती है जब वो root word से add होती है, एक नया word वजूद में आता है. A new word comes into being, like. चलो बेटा मैं आपको example दूंगा. What is this? Wash. Okay. What is this? Mow. Okay. What is this? Nature. Okay. Chalo, 3 words are enough. Wash, mow, and nature. Wash is verb, mow is verb, and nature is noun. Nature is noun in parts of speech. Now the first, if I add ABLE to wash, क्या बनेगा? Washable. So we have a new word, washable, that is adjective. Do you think noun, verb and adjective is same? No, they are altogether different. So we have a new word, washable. ठीक है? और ये washable कैसे आया? ABL ऐड कर, LE ऐड करने से. और ये जो ABLE है, this is a morpheme. और कौन सा morpheme है? It is a suffix. और कौन सी suffix है? It is derivational. Why? Because we got a new word. We got a new word. Now, उसके बाद है mow. mow से अगर बनाएंगे हम mower. mower आपको पता है, lawn mower जो होता है ना, वो पार्कों में आपने देखा, वो जो चलाते हैं जिससे घास काटी जाती है, प्लेन. हाँ देखा होगा ना बेटा. दैट इज लॉन, उसको लॉन मोवर कहते हैं. ठीक है, एंड मोवर इज नाउन. मोवर इज नाउन.
जिस तरह टीच से टीचर है, टीच वर्ब है, टीचर नाउन है, वो ER ऐड करने से हुआ है, बन गया है टीचर। तो हो गया मो से मोवर, एंड दिस इज अगेन डेरिवेशन, क्योंकि वर्ब और नाउन इंग्लिश में एक नहीं है, ये अलग अलग है। अब लास्ट वाला है नेचर, और नेचर को अगर हम EL ऐड करेंगे दैट इज आपको बनेगा नेचुरल, और natural is adjective, natural is adjective, and when natural is adjective is altogether different from noun. So ऐसा suffix जो रूट वर्ड से ऐड होता है और हमें एक नया वर्ड वजूद में आता है, नया वर्ड मिलता है, ऐसे सफिक्स को हम कहते हैं डेरिवेशनल सफिक्स। ठीक है, ऐसे वर्ड को हम क्या कहते हैं? डेरिवेशनल सफिक्स। नाउ to conclude this lecture, we have in morphology the smallest, the tiniest unit, grammatical unit of English language is morpheme. अब देखो बॉयज के केस में एस मॉर्फीम है एक, और बॉय मॉर्फीम है, यानी कि इट हैज 2 मॉर्फीम्स। इसीलिए मैंने ये नहीं कहा कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट लेटर है, रादर इट इज अ मॉर्फीम, क्योंकि मॉर्फीम it can change a word, it can change a word if it does not bring a new word into existence, but it does change a word. अगर ये एक नया वर्ड वजूद में नहीं लाए, लेकिन एक पहले से वर्ड की एक शक्ल या हालत उसकी चेंज जरूर कर सकता है, जैसे बॉय और बॉयज में। नाउ But sir, there is a little confusion. yes, बोलो। We were saying that when we detect something from the root word, that changes its meaning. So there is washable. If we detect this wash from it, then there is able. So there is no change. No, yes, you are okay. By you mean to say that able is a meaningful word. Yes, sir. Now, my dear brother, you have to remember this able is not here a word. यानी कि जो washable है ना, ये wash और able word को मिला के नहीं बना है। It is not like that. Rather, अगर आपने देखा, for example, spell rule में अगर आपने देखा होगा, for example, अब कोई भी मुझे adjective दो जो able से end होता है, कोई भी, like capable, Yes, sir. है ना? Yes, sir. How it is formed, मतलब from where it has the capacity से बनता है capable, ठीक है? It is not like ये cap और able से बना है, it is not like that. Rather जो able it is altogether different suffix. But these two are the root words also. No, but here it is not a root word. You cannot call it a root word. Why it is not a root word? Because अगर आपने मसला ये है कि अगर आपने स्पेल रूल्स पढ़े होते हैं, मतलब जो स्पेलिंग रूल्स में होते हैं, there are many adjectives which are formed from verbs or nouns simply by adding able. और जब आप able ऐड करते हैं, that is not word then. उस वक्त वो word नहीं होता है। यानी कि for example, it can be never possible कि आप 2 words को बना के एक word बनाइए, except there are some nouns जैसे हम कहते हैं compound nouns. For example, washroom बना है wash और room से, लेकिन here it is a single word, और इसको हम ग्रामर में कहते हैं compound noun, जो 2 वर्ड से मिला के बना। Here you cannot say it has 2 morphemes, ठीक है? It is a single word, that is a compound noun. इसी तरह break and fast, ठीक है? break and fast. Morphology में जो हमारे पास morphemes है, they are different. ऐसे जब आप जो new word बनाते हैं, for example compounders, they are different. For example, yes, I have written the furniture of my office. The furniture of my office. What is this? This is sentence. Is it a sentence? No, it is not a sentence. अगर मैं सिर्फ इतना कहूँगा the furniture of my office, is it a sentence? No, it is not a sentence. It is just a single noun.
लेकिन ये ऐसा नाउन है जो कम्प्लेक्स नाउन है. The noun which is being formed by joining different words. We have the article, furniture noun, of it is preposition, my it is pronoun, and office again it is noun. लेकिन कुल मिला के इसका एक ही मतलब है, वो फर्नीचर जो मेरे ऑफिस में है. कुल मिला के इन सारे जो अल्फाज का जो मीनिंग है वो ये है कि मेरे ऑफिस का या किसी भी ऑफिस का फर्नीचर. इट टॉक्स जस्ट अबाउट फर्नीचर. अब ये कैसे काम करता है इसको समझने के लिए वी हैव टू मूव ऑन टू सेकंड लेवल, दैट इज वर्ड. और वर्ड में हमारा पहला आएगा नाउन. और नाउन को हम जब इलॉबरेट करेंगे तब जाके आपको ये कंफ्यूजन इंशाल्लाह दूर होगा, क्योंकि जो नाउन सिंपली एक वर्ड नहीं हो सकता, बल्कि वी हैव कम्प्लेक्स नाउन्स एज वेल. इसी तरह एडजेक्टिव्स, इसी तरह मतलब मेनी. लेकिन फॉर दैट, फॉर टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू वेट अंटिल दिस इज सो फार. मतलब जो अभी तक आपने इतना याद रखना है कि ये आपको एक आइडिया देना था कि एक वर्ड जो होता है इंग्लिश लैंग्वेज में कैसे वजूद में आता है, बस इतना. हालांकि जो मॉर्फोलॉजी इट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट टॉपिक. मतलब इस पे पीएचडी करते हैं, बाकी चीज थरो रिसर्च होता है उसमें, इट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट. लेकिन क्योंकि जिस तरह से मॉडर्न ट्रेंड्स आती है आपके टेक्स्ट बुक्स में, आपके सिलेबस में, या आपकी जो बुक्स होती है, जो भी आप पढ़ते हैं या जो भी आपका सिलेबस होता है, उसके हिसाब से आपको इन चीज़ों के बारे में एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए. रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट्स, you are not here to master these concepts, rather you are here to understand these concepts. आपको इसका एक जिस्ट होना चाहिए कि है क्या ये. ठीक है, जब आप इंशाल्लाह आगे चलेंगे, मतलब ये चीज़ें फिर यूनिवर्सिटी लेवल पे डिस्कस होती है. इनका मॉर्फोलॉजी पे अलग पेपर है, सिंटैक्स पे अलग है, सेमेंटिक्स पे अलग है, और फोनोलॉजी पे अलग है. ये ऑल टुगेदर दे आर 4 पेपर्स. लेकिन इनको सम अप करने में मैंने बस एक इंट्रोडक्शन दिया है कि है क्या ये. थोड़ा बहुत आपको आइडिया ये आया होगा कि हाउ लैंग्वेज वर्क्स, कि एक लैंग्वेज खुसूसन अगर हम इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस इंग्लिश लैंग्वेज, हाउ डज इट वर्क, कि ये काम करती है, कैसे फंक्शन करती है, या वर्ड कैसे वजूद में आते हैं. इट इज लाइक, और देयर आर समटाइम्स वी हैव फॉसिल स्टेम्स, यानी कि जो अगर आप उनको ब्रेक करना चाहेंगे वो ब्रेक नहीं होंगे. उसकी वजह ये होती है दे आर बीइंग डायरेक्टली टेकन फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज, वो इंग्लिश वर्ड है ही नहीं. तो आप उनमें से भी देख सकते हो कि देयर आर मल्टीपल एग्जांपल्स. इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस देम आल्सो एज वेल इंशाअल्लाह ताला. तो फिलहाल मुझे इसमें बताओ कि इज देयर एनी कंफ्यूजन फिलहाल सो फॉर अभी तक. लेकिन एक बात मैं बताना चाहूंगा आप सबसे, या जो भी देख रहे हैं वो भी, कि जहां तक इंग्लिश लैंग्वेज की बात है या कोई भी जबान की बात है, उस जबान की मिठास, उस जबान को उसी तरीके, उसी लहजे में बोलना होता है जो वहाँ के नेटिव स्पीकर उसको बोल रहे हो. फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर लर्निंग अरेबिक, है ना, in first lecture I have given an example of this. दो वर्ड मैंने लिखे थे, DICE and DAIS. one is dice and another is days. ये जो वाला है ये this is days, this is not dice. ठीक है, जो स्टेज होता है, चाहे मतलब कोई भी हो, कोई भी स्टेज हो, तो you can say I request Mr. or Miss dash dash please come on the days or come on to the days. ठीक है, not come on to the dice. ठीक है, अगर आप डाइस कहेंगे तो उसका मतलब कुछ और ही है. वो वही है, वो लूडो वाली गेम जो आप खेलते हैं ना, वो जिसमें 6 डॉट्स, 3 डॉट्स, 4 डॉट्स, दैट इज डाइस. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्पीक अ लैंग्वेज लाइक द नेटिव्स. अगर ऑल टुगेदर 100% नहीं, लेकिन एटलीस्ट वी हैव टू ट्राई. अब देखो बेटा, आप गलत करेंगे. अगर अभी जब मैंने पहला वर्ड लिखा था, कौन सा, ये वाला, अब अगर आप चिक बोलेंगे इसको, तो चिक तो वो चूजा होता है, CHICK, दैट इज चिक, दैट इज, बट दिस इज नॉट चिक, इट इज शीक. ठीक है, एंड हाउ यू कैन रिकॉग्नाइज दीज साउंड्स बाय अंडरस्टैंडिंग फोनोलॉजी. देयर आर 44 साउंड्स एंड इंशाल्लाह इन नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वी विल कवर अप देम. ठीक है इंशाल्लाह. सो
This is all for today. Thanks. Jazakallahu khair.